नमस्कार दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन सूत्र क्या होता है, आवर्धन किसे कहते हैं। तो हम लोग एक टॉपिक लिख लिए हैं, अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना। तो सबसे पहले बता दें आवर्धन होता क्या है। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं आवर्धन। आवर्धन आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। अब देखिए आवर्धन क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब इसको हम लोग सूचित करते हैं एम से। तो आवर्धन को इसी में लिख देते हैं। इसे छोटा एम से सूचित किया जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे एम से सूचित किया जाता है। और इसका सूत्र पूछेगा कोई तो बोल सकते हैं आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बट्टा में हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हो गया। आवर्धन को हम लोग एम लिखते हैं तो इसको संकेत में एम लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग H2 से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग H1 से सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आवर्धन बराबर H2 बटा H1। अब देखिए ये दोनों ऊंचाई है और समान राशि है, तो इसलिए ऊंचाई का भी मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक मीटर। तो मीटर कट के इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, अर्थात आवर्धन का कोई मात्रक पूछेगा तो बोलेंगे मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्धन सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग फोटो बनाए हैं, इसका हम लोग डिफिनीशन देख लिए। आवर्धन होता क्या है इसके बारे में समझ लिए। आवर्धन का कोई मात्रक होता नहीं है क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात है। अब हम लोग देखते हैं आगे आवर्धन सूत्र का व्यंजक। अब हम लोग आवर्धन सूत्र के व्यंजक देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक फोटो बनाया है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ए बी वस्तु को रखे हैं, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना हुआ है। तो ये देखिए त्रिभुज ए बी पी में त्रिभुज ए बी पी में और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। अब देखिए यहाँ पे इसका कोण हो गया ये 90 डिग्री, यहाँ पे इसका ये कोण हो गया 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ए पी बराबर है कोण बी डैश ए डैश पी के। अभी कैसे बराबर है, तब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है।
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसके बाद देखिए ये हो गया हम लोग का आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो त्रिभुज ए बी पी में कोण बन रहा है, कोण बी पी ए बराबर हो जाएगा कोण बी डैश पी ए। ये कैसे? तब प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, नियम हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब देखिए किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो शेष कोण जो बचा, शेष कोण वो आपस में बराबर होता है। तो शेष कोण हो गया ए बी पी बराबर हो जाएगा शेष कोण ए डैश बी डैश पी के। अब बराबर हो गया। और हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज को कहते हैं समरूप त्रिभुज। अर्थात त्रिभुज समकोणिक है और जो कोण बराबर होता है उनके सामने के भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। तो ये त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर हो गया और तीनों कोण आपस में बराबर हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस दोनों त्रिभुज को कि आपस में समरूप है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। अब कोई पूछेगा कारण बताइए, तो तीनों कोण बराबर हो गया तो इसलिए एंगल 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 ए से समरूप है। अब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा, इसलिए लिख सकते हैं अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। अब चलिए ये कोण के सामने के भुजा लीजिए, शेष कोण जो है, तो 12 वाला त्रिभुज में इस कोण के सामने के भुजा हो जाएगा पी ए। तो लिख सकते हैं पी ए बटा ये शेष कोण बराबर था इस शेष कोण के, तो इसके सामने के भुजा पी ए डैश बराबर ये आई के सामने के भुजा हो जाएगा ए बी और आर के सामने के भुजा हो जाएगा ए डैश बी डैश। अर्थात जो कोण बराबर है उनके सामने के भुजा का अनुपात बराबर होता है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दर्पण में सभी दूरी को हम लोग ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव से लेकर ए बिंदु तक ये वस्तु है, तो वस्तु के दूरी को हम लोग यू लिखते हैं और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा और आपतित किरण के दिशा में होगी कोई भी दूरी तो उसको धनात्मक लेते हैं। तो आपतित किरण इधर जा रही है, अब वस्तु को इधर रखे हैं तो ये वस्तु दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। तब पी ए को हम लोग लिखेंगे माइनस में यू बटा पी ए डैश। देखिए ये भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में, ये प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को भी लिखते हैं, लेकिन ये ऋणात्मक होगा क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी माइनस में हो जाएगा भी बराबर ए बी। देखिए ए बी वस्तु की ऊंचाई है और वस्तु के ऊंचाई प्रधान अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसको प्लस में लेंगे और प्रधान अक्ष के नीचे जो होगा उसको माइनस में लेते हैं। तो ये हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई h1 हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई h1 और ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और प्रधान अक्ष के नीचे है, इसलिए इसका चिन्ह ऋणात्मक लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस h2
अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा u बटा v बराबर यहाँ पे हो जाएगा h1 बटा h2, माइनस में है। अब ये दोनों को क्या करिए कि पलट दीजिए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ बनेगा v बटा u बराबर हो जाएगा माइनस h2 बटा h1। अब क्या करिए कि ये माइनस इधर लगा दीजिए, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं h2 बटा h1 बराबर हो जाएगा माइनस में v बटा u, और h2 बटा h1 को हम लोग कहते हैं आवर्धन, और आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का मान आ गया, इसका मान हो जाएगा m बराबर माइनस v बटा u, और कोई पूछेगा m का है तो m आवर्धन है, तो आवर्धन का सूत्र दर्पण में, गोलीय दर्पण में पूछा जाए तो माइनस v बटा u हो जाएगा। और यहाँ पूछा जाएगा कि v क्या है, तो v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी और m है आवर्धन। तो ये रहा गोलीय दर्पण में आवर्धन सूत्र का व्यंजक, ये सूत्र बोल सकते हैं आवर्धन सूत्र। तो गोलीय दर्पण में कोई पूछेगा आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे माइनस v बटा u। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में उत्तल दर्पण में बता देंगे कि आवर्धन सूत्र का व्यंजक क्या होता है। उत्तल दर्पण में भी यही सूत्र रहेगा, लेकिन प्रोसेस सेम यही रहेगा, लेकिन वो रहेगा उत्तल दर्पण। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।